लगभग एक साल पहले चीन अपने सैनिकों के साथ में पैंगोंग झील के अंदर आग कर गया था। लेकिन वहां पर आप सभी को बता दूं कि चीन के सैनिक जितने भी वहां पे मौजूद थे उन सभी के पास में भारी तादाद में हथियार, टैंक और कई ऐसे हथियार भी थे जिनसे भारत पर हमला किया जा सकता था। लेकिन अब एक बार 10 फरवरी की बात करें तो 10 फरवरी को वह सभी पीछे हटते हुए नजर आए हैं। आखिर इसके पीछे क्या कारण है कि चीन की सेना 10 फरवरी 2021 यानी लगभग एक साल बाद वापस पीछे हटी है? तो इसी को लेकर के हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद है कर्नल देवानंद गुर्जर। तो कर्नल साहब, स्वागत है आपका न्यूज 19 के अंदर। आप सबसे पहले ये बताइए कि चीन की सेना आखिर एक साल बाद पीछे हटती हुई कैसे नजर आई है? जी, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि ये जो चीन का किस्सा है ये पिछले वर्ष 2020 में चीन, जिसको हम पेंगोंग झील के नाम से जानते हैं। पेंगोंग झील एक लेह लद्दाख में मौजूद है, जो एक झील है करीब 135 किलोमीटर लंबी है और 1 किलोमीटर से लेकर के 4 किलोमीटर तक चौड़ी है। एक ये नैरो स्ट्रिप है और वहां पर टेम्परेचर मैं आपको बता दूं जनरली -30 से -40 एवरेज रहता है सर्दियों के बीच में। और आज गर्मियों के दिन भी जब समय होता है तो भी उसका 0 और 1-2 डिग्री के रहता है। इस बैकग्राउंड के साथ मैं बता दूं कि 1962 से लेकर के वहां पर उस पेंगोंग झील के इलाके में हमारी चीन 1962 के अंदर युद्ध के अंदर आ जाता है और कुछ इलाके चोटियों कब्जा करके बैठ जाता है और उसके बाद समय बीतता चला जाता है। पर पिछले कुछ वर्षों के दौरान जिस प्रकार से भारत ने दौलत बेग ओल्डी और आप सबने सुना होगा गलवान की कहानी, जिसमें हमारे कर्नल बाबू साहब और उनके वीर जवानों ने अपनी शहादत देते हुए जो काम किया था, तो इस तरह चीन पिछले बार इन दिनों में अपने भारत के हिस्से में आकर के बैठने की हिमाकत करता है और जिसका मुंह तौल जवाब ऐसा दिया कि एक साल के अंदर अंदर आपने खुद ने बताया कि 10 फरवरी को भागता हुआ देखा गया। अब यहीं पर मैं एक दो चीजें बताना चाहूंगा इस पूरे वर्ष में होता क्या है। सबसे पहली बात तो ये होती कि चीन हमारे उस इलाके में आ जाता है जहां पर हमने कभी उम्मीद नहीं की थी और चीन के साथ हमारे देश के समझौते थे। जो देश एक नेशन से दूसरे नेशन के बीच में होते हैं उनको तोड़ा नहीं जाता है। ये इसने धोखा किया और जिसका अंजाम चीन को भुगतना पड़ा। दूसरी बात देखिए कि पिछले बार कोरोना के दौर में जिस प्रकार से चीन को घेर लिया था इंटरनेशनल लोगों ने, तो चीन ने सोचा कि जो एक इकोनॉमिक गलियारा है सी पैक का, जो पाकिस्तान के थ्रू हमारे पीओके के इलाके से गिलगिट बाल्टिस्तान होके गुजरता है, तो जैसा पिछली बार चीन साजो सामान हथियार आके बैठा था, मेरा ये मानना है कभी भी वापस जाने के लिए नहीं आया था। और वो पिछले करीब 70 वर्षों से, जब से उसको 60-70 वर्षों में उसको मौका मिला, वो भारत के इलाके में आता था, बैठ जाता था और भारत की सरकार उसको विफल रहती थी उठाने में। पर ये पहली बार देखने को मिला गया कि जब उसने पिछली बार दौलत बेग ओल्डी इलाके में जब गलवान के अंदर एक हादसा होता है जहां हमारे जवानों ने उनको जिस प्रकार से डराया, जिस प्रकार से उनको जवाब दिया, पुलकित जी आपको मानना पड़ेगा, देश गवाह है इस बात का, दुनिया भी मान गई कि भारत के सैनिकों से चीन का कोई मुकाबला नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन आखिर वो भागता हुआ और पीछे हटता हुआ क्यों नजर आया, ये मेरा सवाल था। अब मैं आपको बैकग्राउंड इसलिए बताया कि अब देश को पता लगना चाहिए कि मामला क्या था। अब क्या होता है देखिए साहब पुलकित जी, कि हमारे जैसे चीन आया, भारत ने एक स्ट्रेटेजी अपनाई, मिरर डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी। मिरर डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी वो होती है, अगर चीन वहां पर 500 सैनिक लेके आया तो भारत ने 500 सैनिक उसके सामने लगा दिए। इस तरह करते अगर वो 10 गन लेके आया तो हमने 10 गन लगाई, 4 एयरक्राफ्ट लाया तो हमने 4, यूं करके मिरर डिप्लॉयमेंट डिप्लोमेसी हमने लगाई और चीन को वहां आगे बढ़ने से रोक दिया। चीन ये सोच रहा था कि भारत मेरा मुकाबला नहीं करेगा क्योंकि पुरानी उसकी मानसिकता थी, पर भारत ने जिस प्रकार से उससे मुकाबला किया और रोकने के बाद चीन नहीं माना तो एक डेट आती है साहब, अगस्त का दिन है और उस अगस्त में भारत एक ऐसी हमारे सैनिक जो रणनीतिकार हैं उन्होंने एक ऐसी कार्रवाई करते हैं और जिसके बाद चीन को समझ में नहीं आया, क्योंकि हम सोच रहे थे दबाव बनाए कैसे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, 29 और 30 अगस्त की बात है। ये 29 और 30 अगस्त में यहां बताना चाहूंगा, देखो चीन के ऊपर उसको वापस भगाने के लिए हमें मिलिट्री हमारा स्ट्रेंथ अप्लाई करना पड़ा, डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ अप्लाई करना पड़ा, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ अप्लाई करा। इसलिए ये कहना कि अकेली सेना के कारण भागा ये सही नहीं होगा। सैनिक दबाव, राजनीतिक दबाव, डिप्लोमेटिक दबाव, इंटरनेशनल दबाव, वो क्या थे? सेना का जैसे मैंने बताया, आपने खुद ने पूछा एक सवाल, 29 और 30 अगस्त की रात को हमारे पेंगोंग लेक के दक्षिण का जो इलाका है
वहां के ऊपर एक मोल्डो उनका गैरिजन है, उसके ऊपर जो पहाड़ियां थी, रातों रात हमारी सेना की रणनीतिकारों ने जो फैसला किया और चीन के ऊपर जाकर के हम बैठ गए। और फिंगर 4 जो इलाका है जहां पर चीन डिप्लॉयड था, उसके ऊपर जाकर के हमारे सैनिकों ने ऑक्युपाई कर लिया। तो चीन घबरा गया। आप अंदाजा लगाइए साहब, आप जमीन पे बैठे हैं और छत से चारों तरफ से आपके ऊपर गन तैनात हो जाए, ये चीन ने कभी सपने में नहीं सोचा था। मिलिट्री उस दिन के बाद चीन ने 31 की तारीख को प्रयास किया कि वो हमारे उनको बराबर करे, पर हमारे सैनिकों ने ऐसा जवाब दिया, चीन घबरा गया। उसके साथ साथ हमारी सरकार ने जिस प्रकार से इकोनॉमिकली उनको ब्लॉकेड किया, उनके जितने एप्लीकेशन जो जितने कॉन्ट्रैक्ट से कैंसिल किए, उनका वीक किया हमने, वो सरकार को बधाई जाती है। और तीसरा, कोरोना के दौर में जिस प्रकार से भारत ने एक भूमिका निभाई इंटरनेशनली, आज भी देखिए दवाइयां हमारा देश दूसरों को दे रहा है। और भारत एक जिस प्रकार से मोदी जी के नीचे लीडरशिप आगे उभर के आती है, चीन बिल्कुल डर गया। साउथ चाइना सी में अमेरिका ने घेर लिया, उसके अंदर विद्रोह होने लगे और वो एक्सपोज हो गया कि ये कोरोना की महामारी फैलाई है इसने। इसके कारण इंटरनेशनली वो धराशायी हो गया। और मेरा मानना है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पुलकित जी पता होना चाहिए, चीन के अंदर कॉन्स्क्रिप्शन होता है, यानी कि हर व्यक्ति को जबरदस्ती नौकरी करनी पड़ती है और थोड़े समय बाद वो वापस चले जाते हैं। तो उनकी सेना तो क्या चॉकलेट फौज है, वो कभी इतने ठंडे इलाके में रही नहीं। उन्होंने देखा कि हम ठंडे इलाके में जा रहे हैं, आराम से हीटर चला के रहेंगे, पर उनको क्या पता उनका मुकाबला उन शेरों से है। भारत बिल्कुल वहां पे माइनस डिग्री में टेम्परेचर, -50 डिग्री, एवरेज -30-40 के आसपास मानिए। और जैसे जैसे वो 16,000 से 21,000 की हाइट पे जाते हैं, उस कड़ाके की ठंड में चीन के जो भाड़े के सैनिक होते हैं, उन्होंने उनका मोरल डाउन हो गया और ऑलमोस्ट वहां एक म्यूटनी तरह स्थिति हो गई। और गलवान में हमारे जिस प्रकार से 16 बिहार के बलवानों ने उनको पटकनी दी थी और जो जिस प्रकार से चीन को डराया था, दुनिया ने लोहा माना था। उसके बाद चीन एक रास्ता ढूंढ रहा था कि मेरी नाक कैसे बचाऊं, क्योंकि पिछले 60 साल से जब से वो 62 में भारत के अंदर आया था, उसको तो आदत थी कि आगे आके बैठ जाओ और भारत कहेगा कि हम प्लीज चले जाओ, और फिर वो थोड़े दिनों में भूल जाता था। हमारे देश की याददाश्त कमजोर थी, तो ये रास्ता ढूंढ रहा था किस तरह जाऊं। और जो ही हमारे 8 लेवल की कोर कमांडर की कॉन्फ्रेंस तक चीन मान नहीं रहा था, पर 9 में वो बिल्कुल धराशायी हो गया। मैं आपको पुलकित जी एक बात और बता दूं, ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि चीन ने अपने भारत के इलाके से भाग खड़ा हुआ है। और भागा नहीं, मैं देशवासियों को बता दूं, उसने जो वहां टेंट भी लगाए थे, जो मकान भी बनाए थे, जो बंकर भी बनाए थे, जो जेटीज भी बनाई थी, उनको उखाड़ करके उसका मलबा तक उसको ले जाना पड़ा है। और वो पुनः स्थिति में चला गया जो अप्रैल में जो पिछले साल थी। यही एक हमारी सबसे बड़ी विजय हुई है। और ये तीनों रणनीतिकार, भारतीय सेना और जिस प्रकार से इंटरनेशनली चीन को मजबूर होना पड़ा हमारा देश। बिल्कुल इसके अंदर एक तरह से भारत की जीत होती हुई नजर आई, बहुत बड़ी जीत, बहुत बड़ी जीत। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि अब दोबारा से चीन ऐसी पहल कर सकता है? देखिए साहब, जैसा है कि कोई भी देश के अंदर जैसी उनकी स्थिति होती है, एक इमेज बनती है। चीन एक ऐसा स्टेट है जिसने प्रूव कर दिया पिछले साल कि मैं कोई भी समझौते तोड़ सकता हूं और दुनिया मुझे कुछ नहीं कहेगी। और वो भारत को वो जानता है कि भारत उभरती हुई ताकत है, पर भारत ने भी क्लियर कर दिया था इस बार टॉक्स में, जिस प्रकार वो अभी भाग के गया है। मैं आपको तो पहली बार एक रिटर्न चीन का हमने भरोसा नहीं किया था इस डिसएंगेजमेंट के लिए। आप हमारे आर्मी कमांडर साहब को 2-4 दिन पहले सुन रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमने लिखित में लिया उससे और पूरा क्लैरिफाई किया, दोनों पॉलिटिकल हमारे हेड्स थे, उनसे क्लियरेंस लिया, उसके बाद पार्लियामेंट में अनाउंस होता है। तो चीन का भरोसा हम कतई, चीन को हम किसी का भी भरोसा नहीं कर सकते। पर अब जो स्थिति मजबूत हमारी देश की है, जहां पे सेना तैयार, और एक बड़ी बात मैं बताऊंगा, जैसा हमारे जोशी साहब ने, आर्मी कमांडर साहब ने एक अभी स्टेटमेंट में कहा कि हमें जिस दिन पिछले अप्रैल के बाद गलवान के उन दिनों से लेकर के भारत सरकार ने क्लियर कहा कि मिलिट्री ऑपरेशंस आपकी जिम्मेवारी है, आप चाहे जो एक्शन ले, देश आपके साथ है, पर हमें हमारे देश की एक भी इंच पर कोई दुश्मन नहीं चाहिए। और उसके बाद देखिए, अब भरोसा तो कतई भारत को नहीं करना चाहिए, लेकिन अब जो चीन गया, मैं आपको पुलकित जी बताना चाहूंगा, कुछ लोग कहते हैं कि ये नो मैन्स लैंड हो गया है। मैं यही एक हमारे दर्शकों को बता दूं, जो कुछ लोग कहते हैं कि आफ्टर ऑल बीच में नो मैन्स लैंड हो गया है, हम भी 3 फिंगर 3 पे आ गए, वो फिंगर 8 के उस तरफ चले गए। पर बहुत बड़ी बात है, नागरिकों को, मैं देशवासियों को बताना चाहूंगा, देखिए भारत का जो LAC का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो भारत मानता है, जो चीन मानता है, उसमें थोड़ा विघन है, उनमें दोनों में सेपरेशन है। पर ये पहली बार हुआ कि भारत ने जो LAC की जगह बताई थी कि तुम उसके उधर जाओ, उसके बाद हम बात करेंगे, और चीन ने स्वीकार किया फिंगर 8 के अपनी तरफ जाने का। ये हमारी बहुत बड़ी जीत। और दूसरी यहां बता दूं,
जिस आपने 29 और 30 अगस्त की कार्रवाई का किया, 29 और 30 अगस्त की बात को लेकर के कुछ रणनीतिकार ये चर्चा करते हैं कि वहां से भारतीय सेना को पीछे नहीं आना चाहिए। मेरा ये मानना है, एक सैनिक होने के नाते, एक जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि कोई भी कार्रवाई उम्र भर के लिए नहीं होती है। मैं जैसा मानता हूं, उस समय भारतीय सेना ने 29 और 30 को हमारे उस हाइट्स के ऊपर जाके उनके मोल्दो गैरिजन के ऊपर बैठे थे, कैलाश पर्वत शरणखमाला हमने ऑक्युपाई की थी। वो इसलिए की थी कि चीन पे दबाव बने और चीन वहां से भागने पे मजबूर हो। जब चीन भाग ही गया तो वहां से हटने में मैं मानता हूं हमारे कोई नुकसान नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि चीन तो अब भाग चुका है, लेकिन आने वाले समय का भी कुछ कहा नहीं जा सकता कि चीन क्या कोई नई रणनीति के साथ भारत पर दोबारा से हमला करेगा या नहीं। लेकिन मैं आप सभी को इसके अंतर्गत बता दूं कि अब भारत भी चुप रहने वाला नहीं है और भारत ने भी जवाब देना सीख लिया है। तो इस खास मुलाकात के अंदर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है हरियाणा से, जहां कैथल में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला सभा को संबोधित करते हुए अपनी मर्यादा भूल गए और मंच से ही गाली दे डाली। हुआ कुछ यूं कि उन्होंने कहा कि सूबे के अफसर राज्य में सरकारों और मंत्रियों की नहीं सुनते तो हमारी और गरीब किसानों की क्या सुनेंगे। आरोप प्रत्यारोप लगाते लगाते वे अपनी मर्यादा ही भूल गए और मंच से ही गाली दे डाली। एसडीएम डीसी तो तब नहीं पे नहीं बढ़ने देंगे, इन पत्रकार भाइयों को नहीं बढ़ने देंगे, वो तो तब में कौन बढ़ने देता। यहाँ तो एमएलए एमपीओ को बाहर काटे एसडीएम और डीसी तो ईडी सरकार वालों को तो उन्हें नहीं पूछ रहा कोई। जाके पता कर लो एमएलए को और बोलो मेरी तो मानना नहीं, मेरा तो फोन नहीं सुनता वो। इस तरह का डीसी आ गया। ये एसपी बोलो ये तो नवा एसपी भी मेरी तो सुनता नहीं, पता नहीं किस तरह की सरकार है और हमारी खुद की सरकार हमारी है। कि गहलोत की सरकार से लोग मुक्ति पाना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी को लाना चाहते हैं। ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम पूरी ताकत के साथ उनकी आशाएं और आकांक्षाओं पर उतरें और मुझे विश्वास है कि आप सब लोग जरूर करेंगे। राजस्थान की राजनीति ये एक ऐसी राजनीति है जिसको आम जनता समझना चाहती है लेकिन समझ नहीं पाती। आप सभी को आज मैं उससे अवगत करवाने वाला हूं। राजस्थान के अंदर दो बड़ी पार्टी हैं, बीजेपी और कांग्रेस। बीजेपी के भी दो गुटों में बटे हुए विधायक नजर आ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के भी दो गुटों के अंदर विधायक बटे हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की सरकार तो अभी राजस्थान के अंदर है, लेकिन वहां पर दो गुट थे, जिसमें एक सचिन पायलट गुट और एक अशोक गहलोत गुट। लेकिन अब उन दोनों के बीच भी लगभग सुलह हो चुकी है, क्योंकि जब अजय माकन राजस्थान के दौरे पर आए थे तो इन दोनों के बीच में सुलह भी करवा करके गए थे और साथ ही एक ही हेलीकॉप्टर के अंदर भी बैठा करके साथ में उनको सभा के अंदर ले करके गए थे। लेकिन अगर वहीं हम भाजपा की बात करें तो भाजपा के अंदर भी दो गुट थे, जिसमें एक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और दूसरी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। ये दो गुट राजस्थान के अंदर बीजेपी के अंदर भी बरकरार थे, लेकिन एक बार फिर इन दोनों गुटों को अलग ना होते हुए एक साथ कर दिया गया है। आप सभी को बता दूं कि कल जेपी नड्डा राजस्थान के दौरे पर थे और उन्होंने आपसी घमासान को देखते हुए इन दोनों के बीच में सुलह भी करवाई है और साथ में रहने की अपील भी की है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर साथ रह करके कार्य करेंगे तो आगे तक काम कर पाएंगे, वरना यहीं ही आपको रुकना पड़ेगा। आइए एक नजर डालते हैं कि उन्होंने और क्या क्या कहा। सही जगह पर बैठे, इसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी और इसीलिए मैं अपने कार्य समिति के सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूँ। आप सब लोग फील्ड के वर्कर्स हैं, मैं आपको कुछ समझाऊं इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ इन बातों को हमको जमीन तक ले जाना है, जनता के बीच में रखना है, उनको हर छोटी बड़ी बात से जानकारी दिलानी है, वह आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार है और यहाँ पर भी कमल खिलाना है, उसके लिए हमको काम करना पड़ेगा। मुझे पूरा विश्वास है राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी पुरानी पार्टी है, मजबूत पार्टी है, जमीनी पार्टी है, जमीन पर काम किया है और उसको हमको फिर से एक रूप देने की आवश्यकता है और मुझे विश्वास है कि राजस्थान में हम दे पाएंगे और हम यहाँ पर सफल होंगे, इसका हमको पूरा ध्यान भी है। जो चुनाव के लोकसभा के नतीजे आए हैं उन्होंने स्पष्ट रूप में बताया है कि गहलोत की सरकार से लोग
मुक्ति पाना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी को लाना चाहते हैं। ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम पूरी ताकत के साथ उनकी आशाएं और आकांक्षाओं पर उतरें और मुझे विश्वास है कि आप सब लोग जरूर करेंगे। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय भारत। झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी में जमात के नजदीक निजी स्कूल संचालक ने एक महिला को गाड़ी से टक्कर मार दी है। महिला गंभीर रूप से घायल है और उसे निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जब गंभीर रूप से घायल यह महिला निजी स्कूल में पढ़ाने वाले अध्यापक की पत्नी है और परिवार के लोगों की मांग है कि निजी स्कूल संचालक का मेडिकल करवाया जाए। महिला के पैर व हाथ तथा पीठ में गंभीर चोटें आई हैं। सड़क किनारे से पैदल यह महिला जा रही थी जब उसे गाड़ी ने टक्कर मार दी। मौके पर ही पुलिस प्रशासन पहुंच चुकी है। राजस्थान के अंदर कभी भ्रष्टाचार तो कभी रिश्वतखोरी तो कभी अवैध निर्माण के मामले लगातार सामने आते रहते हैं और पुलिस इन पर कार्रवाई भी करती है और साथ ही साथ प्रशासन भी इन पर कार्रवाई करता है, लेकिन इनके अंतर्गत आखिर खौफ रहता ही नहीं है। आप सभी को बता दूं कि राजस्थान के अंदर अब अवैध निर्माण के मामले लगातार जोरों पर चल रहे हैं और इसी के चलते हुए अवैध निर्माणकर्ताओं के अंदर बिल्कुल भी प्रशासन का खौफ नजर नहीं आ रहा था। लेकिन कल एक ऐसी कार्रवाई राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर की गई है जिससे अब सभी अवैध निर्माणकर्ताओं के होश उड़ जाएंगे। आप सभी को बता दूं कि कल जेडीए के द्वारा राजधानी जयपुर के अंदर एक बड़ी कार्रवाई की गई जिसके अंतर्गत 10 जोन के अंतर्गत 167 कॉलोनी और 44 बिल्डिंगों को ब्लैक घोषित कर दिया गया है। जी हां, उन सभी को ब्लैक लिस्ट घोषित कर दिया गया है। तो आइए एक नजर डालते हैं कि वह कौन सी कॉलोनियां हैं जिन्हें ब्लैक लिस्ट किया गया है और आखिर वह किस जोन के अंदर आती हैं। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। जेडी ने ब्लैक लिस्ट घोषित की गई कॉलोनियों की सूची मंगलवार को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। जेडी ने कॉलोनियों की जोन वाइज सूची अपलोड करते हुए इनमें भूखंड नहीं खरीदने की अपील भी की है और सूची के अनुसार 14 माह में 16 में से 10 जोन में 167 अवैध कॉलोनियां आती हैं। कॉलोनियों को बसाने के लिए जेडीए से स्वीकृति नहीं ली गई, तो वहीं इन कॉलोनियों के अलावा बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन करके बनाई गई अवैध बिल्डिंग्स की लिस्ट भी वेबसाइट पर डाल दी गई है। 3 साल में प्रवर्तन शाखा ने अलग अलग इलाकों में 44 ऐसी इमारतों को सील किया। अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई के लिए उपखंड अधिकारियों को काश्तकार की खातेदारी निरस्त करने के लिए पत्र भी लिखा गया है। तो वहीं जेडीए ने निजी खातेदारी की पुरानी योजनाओं में 12.5% रहन योजनाओं में रखे भूखंडों की जोनवार समीक्षा करते हुए अलग अलग जोन में मूलभूत सुविधाएं विकसित नहीं करने पर 169 डेवलपर्स को नोटिस दे दिया है। इनके अंतर्गत जोन 14 में 40, जोन 13 में 8, जोन 12 में 60, जोन 11 में 18, जोन 9 में 32 और जोन 8 में 11 निजी खातेदारियों पर कॉलोनी बसाने वाले डेवलपर्स को नोटिस भेजा गया है। नोटिस का जवाब नहीं देने के लिए गारंटी के तौर पर रखे गए 12.5 भूखंडों की नीलामी कर दी जाएगी और नीलामी से मिलने वाली राशि से जेडीए योजनाओं में मूलभूत सुविधाएं विकसित करेगा। किसान नेता राकेश टिकैत आज जोधपुर दौरे पर है। 12 मार्च को जोधपुर में होने वाले कार्यक्रम को लेकर आज टिकैत जोधपुर में है। जोधपुर जिले के पीपाड़ सिटी में को करेंगे आज संबोधित। किसान महापंचायत के चलते किसानों को करेंगे आज संबोधित। महापंचायत आयोजक गोवर्धन चौधरी व सोहन लाल डारक आवश्यक तैयारियों में जुटे हुए हैं। वही खबर उदयपुर वाटी के नागल से, जहां 9 दिनों से धरने पर बैठे किसानों ने कहा है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तब तक टोल बूथ चालू नहीं किया जाएगा।
उदयपुर वाटी के नागल के पास 9 दिन से धरने पर बैठे किसानों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तब तक टोल बूथ चालू नहीं किया जाएगा। किसान नेता विद्याधर औलखा पर योगेंद्र नागल ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा झुंझुनू के तत्वाधान में कृषि कानूनों को लेकर नागल टोल पर 9 दिन से किसान धरने पर बैठे हैं। जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तथा टोल बूथ चालू नहीं किया जाएगा। किसानों का कहना है कि नागल टोल बूथ से किसान धरना समाप्त कर रहे हैं मगर टोल बूथ चालू नहीं होगा। इस दौरान कई किसान नेता वहां मौजूद रहे। ये प्रक्रिया रहेगी, जो हमारा टोल है वो ऐसे हम उठा नहीं रहे, लेकिन हम बॉर्डर पर जाने किसान हैं वो बॉर्डर पर जा रहे हैं और टोल वालों से हमारी बात हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है, टोल चालू होगा। टोल चालू उन्होंने कहा कि ऐसा हम कोई कदम नहीं उठाएंगे और टोल तो सारे सीकर और झुंझुनू जिले के बंद हैं, इसलिए ये तो चलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन यदि ऐसी स्थिति आएगी तो हम टोल यहाँ लगने नहीं देंगे। यहाँ किसान है जो 1 घंटे में हमें आस पास इर्द गिर्द हैं, तो चालू होने का मतलब ही नहीं है, सवाल ही नहीं उठता। टोल तो सीकर और झुंझुनू के सारे बंद हैं। संघर्ष समिति झुंझुनू ने भी सीकर के बाद में ये निर्णय लिया कि सारे टोल फ्री होने चाहिए। जो आज पूरे ज़िले में टोल फ्री हैं, पचेरी से लेकर के नांगड़ तक ज़िले के सारे टोल फ्री हैं और जब तक किसान संघर्ष समिति ये निर्णय नहीं लेती टोल चालू करने तब तक ये टोल बंद रहेगा। अब चूँकि हमारे कुछ साथी बॉर्डर पर जाना चाहते हैं इसलिए यहाँ टोल पर यहाँ धरना बनाए रखने का कोई उचित नहीं, टोल तो फ्री रहेगा। खबर जालौर के सांचौर से, जहां आज महेंद्र सिंह धोनी पहुंचे हैं। उनका स्वागत मारवाड़ी अंदाज में किया गया है, वह भी देशी अंदाज में नजर आए। धोनी सांचौर के जाखल में स्कूल के लोकार्पण में भाग लेंगे और धोनी के आने के बाद पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जगह जगह धोनी के फैंस में उत्साह दिखाई दे रहा है। आसपास के कई जिलों से फैंस उनके लिए पहुंचे हैं और वन व पर्यावरण मंत्री सुखराम बिश्नोई के पुत्र सत्येंद्र बिश्नोई ने गौ माता की मूर्ति को भेंट कर और मारवाड़ का परंपरागत पट्टू ओढ़ाकर उनका स्वागत किया है। खबर फागलिया से आ रही है, जहां एक टैक्सी चालक पर फर्जी फॉर्म पर करोड़ों के लेन देन का मामला सामने आया है। आइए देखिए क्या है ये पूरा मामला। फागलिया पंचायत समिति के पनोरिया गांव में एक 32 साल के युवक के साथ कुछ ऐसा हुआ कि जिसे आप जानकर आपको भी हैरानी होगी। बता दें कि आयकर विभाग ने उसे बोगस जीएसटी से 32 करोड़ 63 लाख रुपए के लेन देन के मामले में 4 करोड़ 89 करोड़ रुपए का बकाया टैक्स चुकाने का नोटिस भेजा है। वही युवक को आयकर विभाग ने नोटिस में 4 करोड़ और 89 लाख रुपए का टैक्स भरने की बात कही है। यह रजिस्ट्रेशन उसके पैन कार्ड का इस्तेमाल करके खुले एक बिजनेस अकाउंट से किया गया, जबकि इस शख्स का कहना है कि वह मजदूर है और अपने गांव पनोरिया में 3 व्हीलर टैक्सी चलाकर हर माह 8 से 10 हजार कमाता है। साथ ही उसने बताया कि मैंने मेरी जिंदगी में कभी भी इतनी रकम ना तो सुनी है और ना ही देखी है। वह खुद तो टैक्सी चलाकर अपने परिवार का गुजारा चला रहा है। उसके नाम ना तो फॉर्म है और ना ही किसी से लेन देन किया गया है। इस संबंध में युवक ने इनकम टैक्स विभाग जोधपुर में जाकर पीड़ित ने बयान भी दर्ज करवाए हैं। साथ ही उसका कहना है कि इस मामले को लेकर मैंने बखासर पुलिस थाने में दस्तावेज का गलत इस्तेमाल करने को लेकर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए मामला भी दर्ज करवाया था, लेकिन पुलिस ने संबंध में लेकर पीड़ित का कोई मामला नहीं दर्ज किया। फागलिया पंचायत समिति के पानोरिया गांव निवासी गजेदान पुत्र आवडान चरण ने गत 19 फरवरी को बखासर पुलिस थाने में रिपोर्ट देकर बताया था कि 11 फरवरी 2021 को सहायक आयुक्त रास का वृत्त जोधपुर ने उससे सम्मन प्रेषित किया है। इस पर पीड़ित युवक 15 फरवरी को सहायक आयुक्त जोधपुर के समक्ष पेश हुआ। इस पर ज्ञात हुआ कि करोड़ रुपए का टैक्स चुकाने का मुझे नोटिस दिया गया। साथ ही इस मामले की हर किसी गांव वालों को जानकारी मिली तो सब अचंभित रह गए। युवक ने पुलिस थाने में कहा कि मुझे करोड़ रुपए का टैक्स चुकाने का नोटिस दिया गया और मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है। आपको बता दें कि यह टैक्स नोटिस दिल्ली की एक कंपनी मैर्स इंटरनेशनल दिल्ली की और पंजीयन किया गया है, लेकिन पीड़ित का आरोप है कि इस फॉर्म से उसका कोई लेना देना नहीं है। किसी ने बनाई है, उसे जानकारी अभी तक नहीं है। ऐसी कोई फॉर्म को ना तो पीड़ित जानता है और ना ही उसका कोई भी बैंकिंग में लेन देन हुआ है। इस मामले को लेकर बखासर पुलिस थाना अधिकारी नेम सिंह ने बताया कि थाने में जीएसटी फॉर्म बनाकर करोड़ों रुपए का लेन देन करने की रिपोर्ट मिली है, उसे जांच में रखा गया है। इनकम टैक्स से भी इसको लेकर सबूत मांगे हैं। फिलहाल बखासर पुलिस इसकी जांच पड़ताल कर रही है। जल्द ही हम जांच की रिपोर्ट दर्ज कर लेंगे। मेरा नाम गजेदान, निवासी पनोरिया। फर्जी फ्रेम खुली कुछ ने, ये डॉक्यूमेंट चोरी करके ले गए है
5 करोड़ की GST हमारे माथ दे दी है। हम टैक्सी ड्राइवर हूँ, पंदौरिया निवासी। हमारे को कोई ध्यान नहीं है कि GST बिल किसने फाड़ा दिल्ली में। नोटिस आई सरकार का, उस बाद मेरे को ध्यान पड़ा कि भाई आपके नाम की फर्जी फ्रेम खुली है और ये टैक्स दोबारा भरना पड़ेगा। हम टैक्स द्वारा गरीब आदमी हो, हमसे ये टैक्स नहीं भरेगा। प्रशासन से क्या उम्मीद है? प्रशासन ने मैं मुकदमा दर्ज करा दिया बाकायदा नीम सिंह ने, और अब आज्ञा कार्रवाई कानून करेगी। परम पूज्य श्री श्री 108 स्वामी निरंजनानंद सरस्वती की कृपा से श्रीमती संजो देवी एवं श्री रामचंद्र कसाना द्वारा दौसा के ग्राम नांगवास में दिनांक 14 मार्च से 21 मार्च को श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है। कथा का समय प्रातः 10 बजे से साय 5 बजे तक का रखा गया है। वहीं पूर्णाहुति एवं भंडारा 21 मार्च 2021 रविवार को किया जाएगा। कथा की कथावाचिका सुप्रसिद्ध भागवताचार्य साध्वी प्रज्ञा दीदी जी होंगी। वही खबर सिकंदरा दौसा से, जहां राजकीय अस्पताल में आज वैक्सीनेशन किया जा रहा है। 60 साल से अधिक के उम्र के रजिस्ट्रेशन कर उनको वैक्सीन लगाई जा रही है। राजकीय अस्पताल में वैक्सीनेशन किया जा रहा है, जिसमें 60 साल से अधिक उम्र के लोगों का रजिस्ट्रेशन कर टीकाकरण किया जा रहा है। वहीं 45 वर्ष से अधिक के लोग जो अन्य बीमारियों से ग्रसित हैं, उनका भी साथ में टीकाकरण किया जा रहा है। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कलीम खान ने बताया कि कल 60 लोगों का टीकाकरण किया गया था। साथ ही उन्होंने बताया कि टीकाकरण 2 सत्र में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हाल ही में टीका लगाए गए लोगों को 28 दिन के बाद दूसरा टीका लगाया जाएगा। वहीं कस्बे सहित आसपास के लोग बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए पहुंच रहे हैं। खबर जालौर के सांचौर से, जहां आज महेंद्र सिंह धोनी पहुंचे हैं। उनका स्वागत मारवाड़ी अंदाज में किया गया है, वह भी देशी अंदाज में नजर आए। धोनी सांचौर के जाखल में स्कूल के लोकार्पण में भाग लेंगे और धोनी के आने के बाद पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जगह जगह धोनी के फैंस में उत्साह दिखाई दे रहा है। आसपास के कई जिलों से फैंस उनके लिए पहुंचे हैं और वन व पर्यावरण मंत्री सुखराम बिश्नोई के पुत्र सत्येंद्र बिश्नोई ने गौ माता की मूर्ति को भेंट कर और मारवाड़ का परंपरागत पट्टू ओढ़ाकर उनका स्वागत किया है। वही खबर 12 से, जहां नगर परिषद में अतिक्रमण हटाने के लिए भाजपा कार्यकर्ता ने आज ज्ञापन सौंपा, जिसके दौरान कुछ हाथापाई भी हो गई। आइए देखते हैं क्या है ये पूरा मामला। 12 के मेलखेड़ी रोड पर प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज के लिए सड़क को चौड़ीकरण करने के लिए 27 फरवरी को 12 नगर परिषद के द्वारा अतिक्रमण हटाया गया था, जहां कई सारे मकानों को तोड़ा गया था। मेलखेड़ी रोड पर सड़क के चौड़ीकरण को लेकर हटाए गए अतिक्रमण के विरोध में मंगलवार 2 मार्च को 12 के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने 12 जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और सचिवालय पहुंचे, जहां अंदर जाने के दौरान भाजपा के कार्यकर्ता व 12 पुलिस के बीच नोकझोंक हो गई। पुलिस के द्वारा 12 जिला कलेक्टर कार्यालय पर भाजपा कार्यकर्ता पहुंचे व अंदर जाने की जिद करने लगे, तो भाजपा पुलिस प्रशासन ने भाजपा कार्यकर्ताओं को अंदर जाने से रोक दिया और भाजपा कार्यकर्ता खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया पर बरस पड़े और नारेबाजी करते हुए प्रमोद भाया और पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए कलेक्टर परिसर में पहुंचे और उसी दौरान जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वहीं जेपी नड्डा के दौरे पर हनुमान बेनीवाल ने तंज कसते हुए कहा है कि राजस्थान ने भाजपा के कभी भी 3 टुकड़े हो सकते हैं। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष पर बेनीवाल का बड़ा हमला हुआ है। बेनीवाल ने कहा कि 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन वो वहां नहीं जा रहे हैं। राजस्थान दौरे पर इसलिए आए हैं क्योंकि पार्टी टूटने के कगार पर है। भाजपा के सभी कभी भी 2 से 3 टुकड़े हो सकते हैं। बेनीवाल ने पूनिया के खाना परोसने पर भी तंज कसा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 19 और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। खबर धनेऊ से, जहां सीसी रोड पर अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए ग्रामीणों ने बीडीओ को ज्ञापन सौंपा है। धनाऊ की ग्राम पंचायत तालसर कस्बे से शरणार्थियों का मोहल्ला तथा जानपालिया सड़क को जोड़ने वाली सार्वजनिक सीसी सड़क पर अतिक्रमियों का कब्जा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, जिससे परेशानी झेल रहे ग्रामीणों के एक प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को धनाऊ विकास अधिकारी गोपाराम मेघवाल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि सीसी रोड के पास पिछले काफी समय से अमराराम व भवरा राम
मेघवाल निवासी तालसर की दुकानें बनी हुई हैं। धीरे धीरे उक्त व्यक्तियों ने कब्जे की नीयत से उन दुकानों के आगे उस सड़क पर टीन शेड बना दिया। धीरे धीरे उन टीन शेड का दायरा बढ़ाते हुए आसपास के बड़े क्षेत्र व सड़क पर अतिक्रमण की सीसी सड़क व सार्वजनिक गली पर अतिक्रमण कर दिया है। दिन भर बड़े वाहनों की आवाजाही रहती है, पर सकरी सड़क कर देने के कारण भारी वाहन निकल नहीं पाते। इस कारण भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। इस बारे में तालसर के ग्रामीणों ने मंगलवार को धनाऊ पंचायत समिति के विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिस पर शीघ्र कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है। विक्रम कुमार, किशन लाल, गौतम दास, लाखाराम, प्रकाश चंद, इंदिराराम, खेमराज सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। वही खबर 12 से, जहां किसान महापंचायत के पदाधिकारियों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। किसान महापंचायत के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर रबी फसलें खरीद के लिए पंजीयन शुरू करवाने एवं खसरा गिरदावरी की नकलें उपलब्ध कराने की मांग की गई है। प्रदेश संयोजक सत्यनारायण सिंह व संभाग संगठन मंत्री बजरंग लाल मीणा ने बताया कि 12 जिले समेत हाड़ौती संभाग में रबी फसलों गेहूं, चना, सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 15 मार्च से प्रति वर्ष खरीद शुरू की जाती है, लेकिन अभी तक पंजीयन प्रक्रिया शुरू करने की केंद्र सरकार द्वारा घोषणा नहीं की गई है, जिससे किसान असमंजस में है। रबी फसलों की एमएसपी पर खरीद के लिए पंजीयन शुरू करने की तिथि की घोषणा की जाए। जिलाध्यक्ष कैप्टन रघुवीर सिंह व नगर अध्यक्ष कृष्ण मुरारी नागर ने कहा कि यह राजस्थान के सभी पटवारियों के कार्य बहिष्कार कर रखा है, जिससे किसान के लिए कई प्रकार के आवश्यक महत्वपूर्ण कार्य रुके हुए हैं। कई हलकों में अभी तक खसरा गिरदावरी का कार्य पूरा नहीं हुआ है। नकलें नहीं मिलने से फसलें के पंजीयन शुरू होना मुश्किल है। पटवारियों के उचित मांगों का समाधान कर राजस्व कार्य शुरू करवाया जाए। मीडिया प्रभारी अमिताभ सिंह ने किसान समस्याओं पर प्रकाश भी डाला। वहीं कोरोना के स्ट्रेन को लेकर आज राज्यपाल कलराज मिश्र ने लोगों से अपील की है। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा कलराज मिश्र ने। केरल, महाराष्ट्र और दूसरे पड़ोसी राज्यों में कोविड के संक्रमण के साथ कोरोना के नए स्ट्रेन के मामले आना चिंताजनक है। यह पाया जा रहा है कि पुराने स्ट्रेन के मुकाबले कोरोना का नया स्ट्रेन अधिक खतरनाक है। यह तेजी से फैलता है। याद रखें, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। मेरा आम जन से अनुरोध है कि सावधानी और सतर्कता बरतें, अनावश्यक यात्रा करने से बचें, मास्क जरूर लगाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें और स्वच्छता के नियमों की पूरी पालना करें। कोरोना से बचाव ही इसका सबसे बड़ा उपाय है। कोरोना से संबंधित किसी भी तरह के लक्षण अनुभव होने पर तुरंत चिकित्सक की सलाह लें। कोविड का टीका लगवाएं। चिकित्सकों के अनुसार यह पूरी तरह से सुरक्षित है। इस संबंध में किसी प्रकार की अफवाहों व भ्रांतियों से बचें। जिन्होंने टीकाकरण करवा लिया है उनसे भी मेरी अपील है कि वे भी कोरोना से बचाव की निर्धारित सावधानियां रखें। आप सभी लोगों के लिए मेरी शुभकामनाएं। वही खबर गडरा रोड से, जहां आज प्रधान ने स्वच्छता को लेकर के पूरे कस्बे का निरीक्षण किया है। आइए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। बाड़मेर जिले के सीमावर्ती उपखंड गडरा रोड के प्रधान सलमान खान ने स्वच्छता एवं स्वच्छ भारत मिशन को लेकर उपखंड मुख्यालय की ग्राम पंचायत गडरा रोड की आम गलियों में निरीक्षण कर स्वच्छता अभियान के तहत जगह जगह कीचड़, कचरा एवं साफ सफाई न होने पर नाराजगी जताई। इतना ही नहीं, गडरा रोड के युवा प्रधान सलमान खान ने गडरा रोड की आम शीशी सड़कों पर भी पसरी कचरे से संबंधित विकास अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी एवं सरपंच को साफ सफाई अभियान के लिए कड़े निर्देश देने के लिए बताया। वहीं स्वच्छ अभियान के तहत साफ सफाई अभियान चलाकर स्वच्छ कस्बा बनाने की बात कही। इस मौके पर कई ग्रामीण प्रधान के साथ मौजूद रहे। प्रधान साहब, आज आप गडरा रोड कस्बे में निरीक्षण के लिए निकले हो, क्या स्वच्छ भारत मिशन को लेकर निकले हो या? नहीं, बिल्कुल हम गडरा मुख्यालय के कस्बे को स्वच्छता को लेकर निकले थे और यहाँ हालात कुछ इस परिस्थिति में पाए गए और बीडीओ साहब और तहसीलदार साहब, ग्राम सेवक साहब को कह के जल्दी इसका साफ सफाई का अभियान चालू करवाएंगे।
जैसा अभी साफ सफाई अभियान के दौर में जो ग्राम पंचायत इस तरीके से लापरवाही बरती है प्रधान साहब, तो इस बारे में जरूर आप क्या एक्शन लोगे? बिल्कुल एक्शन लेके इसकी लापरवाही को उनको निर्देश देकर दूर करेंगे, साफ़ सफाई का अच्छा मेंटेन रखें, एक अभियान भी चलाएंगे साफ़ सफाई का, पूरे कस्बे को एक अच्छा विकास मिल सके, लोगों को साफ़ सफाई मिल सके, इस तरीके में अपन कार्य करेंगे। प्रधान साहब, आप ऐसे पहले प्रधान हो जो गड्ढा रोड का निरीक्षण कर रहे हैं। इस बारे में तो क्या ही कहें, हम तो अपना बढ़िया प्रयास करेंगे जो अच्छा हम कर सकें। तो गड्ढा रोड की जनता को भी युवा प्रधान चाहिए था और आप बिल्कुल युवा प्रधान हो, और आपने ये कैसे ठान ली कि आप इस बार निरीक्षण करके और साफ सफाई अभियान चलाओगे? नहीं, बिल्कुल अपन तो अपना बढ़िया से बढ़िया प्रयास करेंगे कि लोगों को किस तरीके से सुविधा दे पाएँ और जो आपका सहयोग हमेशा बना रहे। आइए एक नजर डालते हैं दोपहर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। कोरोना वैक्सीन अभियान तीसरे चरण के दूसरे दिन मंगलवार को 64 साइटों पर 45 से 60 उम्र के 249 लाभार्थियों को, 60 से अधिक उम्र के 4112 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई है। तो वहीं दूसरे दिन 5707 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य था, जिनमें से कुल 5523 लोगों को टीका लगाया गया। दिन भर में कई बार साइट धीमे चलने से परेशानी हुई। हालांकि पहले दिन की तुलना में मंगलवार को वैक्सीन ऐप और वेबसाइट सही चली हैं। एमडीएम अस्पताल में लंबी लाइन को खत्म करने व बुजुर्गों को काउंटर पर खड़ा नहीं रहने दिया। इसके लिए वहां कंप्यूटर ऑपरेटर अनिल और आईएन हनी राठौड़ ने बुजुर्ग व्यक्ति के पास में जाकर के अपने मोबाइल फ़ोन से रजिस्ट्रेशन किया और बुजुर्गों ने दोनों को धन्यवाद देकर के अच्छी व्यवस्था की सराहना भी की है। तो वहीं दूसरे दिन 238 हेल्थ वर्करों, 137 फ्रंटलाइन वर्करों को पहली डोज लगाई गई। वहीं 787 हेल्थ वर्करों को दूसरी डोज और आरसीएचओ डॉक्टर कौशल दवे ने बताया कि वैक्सीन अभियान के तीसरे चरण में 62 वैक्सीन साइट पर कुल 7,736 लाभार्थियों को पहली डोज लगाई गई है। तो वहीं 787 हेल्थ वर्करों को दूसरी डोज, और उन्होंने बताया कि वैक्सीन अधिक से अधिक लोगों को लगे, उसके लिए प्रतिदिन वैक्सीन साइटों को बढ़ाया जा रहा है और पहले दिन 52 तो दूसरे दिन 62 साइट के बाद तीसरे दिन बुधवार को 91 साइटों पर वैक्सीन लगाई जाएगी। पाली जिला पुलिस अधीक्षक कालूराम के आदेशानुसार उप अधीक्षक पुलिस अधिकारी डॉक्टर हेमंत कुमार जाखड़ को एक बहुत ही बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आप सभी को बता दें कि उप अधीक्षक पुलिस अधिकारी ने शातिर ढोंगी दुष्कर्मी बाबा को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा धन दोगुना करने और घर से धन निकालने के नाम से पैसे हड़पने वाली गैंग का पर्दाफाश किया गया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी रोशन बाबा उर्फ सादिक सादिकी और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। ढोंगी रोशन बाबा बिहार का रहने वाला है और पाली जिले में आउआ गांव का हाल निवासी है। उक्त बाबा ने घर में छुपे दबे सोने को बाहर निकालने के नाम से एक महिला से 45 लाख रुपए हड़पे और एक युवक को रेलवे में नौकरी दिलवाने के नाम से एक युवक से 10 लाख रुपए हड़पे हैं। तो वहीं शातिर बाबा के खिलाफ पाली जिले के 3 थानों में अलग अलग मामले भी दर्ज हैं। बाबा द्वारा महिला से दुष्कर्म करने के काफ़ी गंभीर आरोप हैं और साथ ही सोजत सीओ डॉक्टर हेमंत कुमार द्वारा गठित टीम द्वारा तकनीकी अनुसंधान और मेहनत मुखबिर के बाद उक्त ढोंगी बाबा को गिरफ्तार किया गया है। उनके सहयोगी 2 अन्य आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। साथ ही पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूला है। तो उक्त ढोंगी बाबा रोशन बाबा उर्फ सादिकी घर में सोना दबे होने का कह करके लोगों से रुपए हड़पता तथा साथ ही मौका मिलने पर महिलाओं से दुष्कर्म भी करता था। पुलिस को इस ढोंगी बाबा की लंबे समय से तलाश थी। तो आज सोजत सीईओ डॉक्टर हेमंत कुमार जाखड़ के निर्देश में इस ढोंगी बाबा को गिरफ्तार किया गया और पुलिस गहनता से पूछताछ में अभी भी जुटी हुई है। वहीं राजस्थान में बुधवार से यानी आज से शराब की दुकानों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज शाम को 4 बजे यह चलेगी और पहले दिन प्रदेश में 1669 दुकानों के लिए बोली लगनी है। तो वहीं प्रदेश में आमतौर पर शराब की दुकानें लेने के लिए भारी भीड़ होती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इसका कारण आबकारी विभाग की नई पॉलिसी को बताया जा रहा है। इस बार नीलामी से दुकानों का आवंटन किया जा रहा है, जिसके लिए ऑनलाइन बोली लगाने का प्रावधान है।
जबकि इससे पहले सामान्य आवेदन करके लॉटरी के जरिए दुकानें आवंटित की जाती थी। और यही कारण है कि 23 फरवरी को शुरू होने वाली नीलामी को आज शुरू किया गया। इस बार नीलामी की जो प्रक्रिया तय की गई है उसमें दुकानों की बोली के लिए न्यूनतम रिजर्व प्राइस तय की गई। पूरे राज्य की बात करें तो सबसे ज़्यादा रिजर्व प्राइस डूंगरपुर जिले के खजूरी क्षेत्र की दुकान के लिए निर्धारित किया गया है। यहाँ पर 18,99,33,000 रुपये है। और इसके अलावा दूसरी सबसे महंगी दुकान भी इसी जिले बिछड़ीवाड़ा क्षेत्र की है, जिसकी न्यूनतम रिजर्व प्राइस 10,15,00,000 रुपए रखी गई है। यह इलाके शराबबंदी वाले गुजरात बॉर्डर से महज 4-5 किलोमीटर की दूरी पर ही है। और शराब की दुकानों के आवंटन के लिए शुरू हुई नीलामी प्रक्रिया 5 दिन तक चलेगी, जिसमें 3, 4, 5 और 9 और 10 मार्च तारीख निश्चित की गई है। आयशा मकरानी नाम की इस युवती ने साबरमती नदी में छलांग लगा करके दुनिया को अलविदा कह दिया। पुलिस ने उसके आखिरी वीडियो और परिजनों से हुई बातचीत के आधार पर आरोपी पति के खिलाफ में जांच शुरू कर दी है। आयशा के आत्महत्या करने की खबर सुनने के बाद लाखों परिवार सकते में आ गए कि मरने से पहले आयशा ने अपने माता पिता से बात की और इसने अपने माँ बाप से मरने से पहले इजाज़त भी मांगी थी। आयशा मकरानी की आत्महत्या केस में उसके पिता लियाकत अली के रिवर फ्रंट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें अपनी बेटी आयशा और सोनू की शादी 2018 में राजस्थान के रहने वाले आरिफ खान के साथ हुई थी। तो वहीं शादी के बाद आयशा के ससुराल वाले और उसका पति दहेज के लिए तंग करते थे और साल 2018 के दिसंबर महीने में उसका पति दहेज मांग करके झगड़ा किया और आयशा को उसके मायके रख दिया। बाद में समाज के लोगों ने इकट्ठा होकर के समाधान किया और आयशा फिर से अपने ससुराल चली गई। लेकिन फिर से साल 2019 में आयशा को उसके ससुराल वाले मायके रख गए और आयशा अपने माँ बाप के साथ रहने लगी थी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज़ 19 के सुबह सवेरे की ओर। आज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है। वन विभाग की ओर से राजधानी जयपुर के अंदर संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। टाइगर रिजर्व और बायोलॉजिकल पार्क में संगोष्ठी को रखा गया है, तो वहीं आगंतुकों को वाइल्ड लाइफ को लेकर के जानकारी दी जाएगी। वर्ल्ड हियरिंग डे आज है। राजधानी जयपुर में आयोजित होगा राज्य स्तरीय यह समारोह और चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा करेंगे कार्यक्रम के अंदर शिरकत। तो वहीं इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में सुबह 9:30 बजे आयोजित होगा यह कार्यक्रम। कोरोना वैक्सीनेशन के तीसरे चरण से जुड़ी खबर मैं आप सभी को बता दूं, सांसद दुष्यंत सिंह और विधायक वासुदेव देवनानी आज कोरोना वैक्सीन लगवाएंगे। तो वहीं एसएमएस अस्पताल के आईडीएस सेंटर में वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है। राजधानी जयपुर के अंदर पेट्रोल और डीजल के दाम आज स्थिर हैं। आज दरों के अंदर कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। तो वहीं पेट्रोल की दर 97.72 रुपये प्रति लीटर, तो डीजल 89.98 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच चुकी है। सुबह सवेरे में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार।